नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नए साल की बधाइयाँ आप सबको। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं जतिन। पंचायती राज को हम रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ये हमारे विलेजेस को डेवलप कर सके और उसको तरक्की की ओर ले जा सके, इसलिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं कहाँ ये इंस्टीट्यूशंस मेंशन्ड होते हैं और कैसे इनको एस्टेब्लिश किया जाता है और क्या इनका गोल है। मेंशन्ड अंडर स्टेट लिस्ट अंडर 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज सब्जेक्ट लोकल गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है ये स्टेट लिस्ट में 7th शेड्यूल के अंडर एडेड हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट मेंशन्ड हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो हमारा जो ये सब्जेक्ट है लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इसको स्टेट लिस्ट में मेंशन किया गया है अंडर 7th शेड्यूल। इन लिस्ट के बारे में हम अगले आने वाली वीडियो में जानेंगे। ये जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है ये सब एस्टेब्लिश किए जाते हैं सारी स्टेट्स में बाय द एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, बाय द एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को क्यों एस्टेब्लिश किया जाता है, इनका क्या गोल है। इनका गोल है टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल। तो अब देखते हैं कुछ फैक्ट्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में। हर साल 24 अप्रैल को हम पंचायती राज डे मनाते हैं अपना। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसने इनको कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज स्टेटस दिया। जो 73rd संविधान संशोधन एक्ट था उसने इनको एक संविधान में जगह दी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। ओके, इनको संविधान में जगह कौन सी गवर्नमेंट ने दिलाई? नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, जो कि एक कांग्रेस गवर्नमेंट थी। ओके, जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये 3 टायर सिस्टम एस्टेब्लिश करते हैं, यानी 3 लेयर्स एस्टेब्लिश करते हैं विलेज लेवल्स पर। ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल, जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इस तरीके से हमारे इंस्टीट्यूशन 3 टायर का सिस्टम एस्टेब्लिश करते हैं। अब देखते हैं 3 टायर सिस्टम किसने रिकमेंड किया था। 3 टायर सिस्टम रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने ये 3 टायर सिस्टम यानी 3 लेयर सिस्टम एस्टेब्लिश किया, जो हमने पीछे देखा। ओके, होप आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने सर्कल में मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि जिन लोगों को ये वीडियो की ज़रूरत है ये वीडियो उन सब तक पहुंच पाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ कमेटीज़। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे ही होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज कमेटीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं जतिन। उससे पहले देखेंगे कुछ फैक्ट्स। पंचायती राज यानी कि पंचायत। तो पंचायत क्या होती हैं? पंचायत होती हैं लोकल गवर्निंग बॉडी जो कि विलेजेस में एस्टेब्लिश्ड होती हैं, यानी हमारे गाँव में एक सिस्टम सेटअप होता है पंचायत का, ठीक है, जिसमें सरपंच इनका मेन लीडर होता है। ओके, तो इनका काम होता है कोई भी गांव में डिस्प्यूट होता है या कोई डेवलपमेंट कार्य करना होता है, कोई स्कीम इम्प्लीमेंट करनी होती है गवर्नमेंट की, तो पंचायत का काम होता है। ठीक है, जैसे कि स्टेट में हमारे एक गवर्नमेंट होती है, ऐसे ही पंचायत गांव की गवर्नमेंट लगा सकते हैं आप, जो कि सारे डेवलपमेंट स्कीम्स या कुछ और डिस्प्यूट्स जो होते हैं लोगों के बीच में उन सबको सेटल करती है। ठीक है, अब पंचायत सबसे पहले कहाँ एस्टेब्लिश हुई थी और कब इसका इनॉग्रेशन हुआ था? तो ये सबसे पहले राजस्थान में एस्टेब्लिश हुई थी। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में इसका इनॉग्रेशन हुआ था? नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की ही है, जहाँ पंचायत को पहली बार इंट्रोड्यूस करा गया था। किस तारीख को इसका इनॉग्रेशन हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, अब देखते हैं हम आज का हमारा टॉपिक पंचायती राज कमेटीज। तो हम डिस्कस करेंगे इसमें 6 कमेटीज। ये हमारी सेकंड वीडियो है पंचायती राज की। तो 6 कमेटीज ये हैं: बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवी के राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी,
PK थंगन कमेटी और VN गडगिल कमेटी। तो इसमें हमारी जो मेन कमेटीज़ रहेंगी बलवंत राय मेहता और VN गडगिल कमेटी, क्योंकि इन दोनों के रिकमेंडेशंस को अडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है, अब देखते हैं पहली कमेटी हमारी बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी कब अपॉइंट हुई थी? जनवरी 1957 में इसका अपॉइंटमेंट हुआ था। इसके चेयरमैन कौन रहे हैं? बलवंत राय मेहता जी ही इसके चेयरमैन रहे हैं। इस कमेटी का गोल क्या था कि इसको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 जो पहले से काम कर रहे थे हमारे देश में, उनको चेक करना कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको बेस्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज करा जा सके, ये इस कमेटी को सजेस्ट करना था। ठीक है, यानी मेजर्स सजेस्ट करने थे कि कैसे और बेस्ट तरीके से ये जो हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं ये काम कर सकें। ठीक है, अब इस कमेटी ने क्या रिकमेंड किया? इस कमेटी ने रिकमेंड किया डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी प्रॉपर तरीके से ऊपर से लेके नीचे तक पावर शेयरिंग प्रॉपर तरीके से। ठीक है, यानी पावर शेयरिंग में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। जैसे पार्लियामेंट स्टेट के साथ पावर शेयर करता है, ऐसे ही स्टेट पंचायत के साथ पावर शेयर करे प्रॉपर तरीके से, ताकि वो अपना काम कर सके अपने विलेजेस में। डेवलपमेंटल कार्य भी हो सकता है वो, या कोई स्कीम्स इम्प्लीमेंट करनी है या कोई टैक्स लगाना है, तो वो सारे काम अपने अच्छे से कर सके और अपना उस विलेज को डेवलप करने में और कंट्री के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सके। तो इस कमेटी के जो रिकमेंडेशंस थे उसको अडॉप्ट किया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो इस काउंसिल ने इस कमेटी के रिकमेंडेशंस को अडॉप्ट कर लिया 1958 में। ओके, अब देखते हैं कुछ रिकमेंडेशंस इस कमेटी के जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो इस कमेटी ने एस्टेब्लिश किया 3 टायर सिस्टम, जिसमें ग्राम पंचायत विलेज लेवल पर एस्टेब्लिश हुआ, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर एस्टेब्लिश हुआ और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एस्टेब्लिश हुआ। विलेज पंचायत टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स, यानी जो हमारे विलेजेस में पंचायत बनी वो कौन से मेंबर से बनी? डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर से। डायरेक्टली इलेक्टेड यानी कि जैसे आपने डायरेक्ट वोट किया और वोट के थ्रू मेंबर जो अपॉइंट हुए तो वो डायरेक्टली इलेक्टेड हुए। ठीक है, पंचायत समिति और जिला परिषद में जो मेंबर्स अपॉइंट हुए वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू हुए, तो वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स कहे जाएंगे। अब इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स क्या होते हैं? जैसे आपने जो मेंबर्स अपॉइंट किए वोटिंग के द्वारा, वो मेंबर्स अपने आप में से चूज़ करेंगे, एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी फिर सजेस्ट करेगी नाम, और फिर ऐसे आगे वो अपॉइंट करेंगे कुछ मेंबर्स जो कि पंचायत समिति को चलाएंगे और जिला परिषद को चलाएंगे, या उनका चेयरमैन भी अपॉइंट करेंगे। ओके, DC एज चेयरमैन ऑफ जिला परिषद। इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि भाई जो DC यानी कि डिप्टी कलेक्टर को चेयरमैन बनाया जाए जिला परिषद का, जिसको हम हिंदी में जिला पार्षद भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पंचायत समिति एज एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड जिला परिषद एज एडवाइजरी एंड कोऑर्डिनेटिंग बॉडी। इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि पंचायत समिति को एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाया जाए और जिला परिषद को एडवाइजरी और कोऑर्डिनेटिंग बॉडी बनाया जाए। अब एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी जो डिसीजंस होंगे, यानी मेन पावर रहेगी वो पंचायत समिति के पास रहेगी, और जिला परिषद के पास सिर्फ क्या पावर्स रहेंगी कि वो तीनों लेवल पर कोऑर्डिनेट करेगी और एडवाइस करेगी कि भाई इस तरीके से काम कर लो। और तीनों लेवल पर कोऑर्डिनेट करने का मतलब कि वो स्टैटिक्स लेती रहेगी कि भाई कितना काम हुआ है, किस तरीके से काम हुआ। ठीक है, इस तरीके से वो कोऑर्डिनेट करेगी। एडुकेट ट्रांसफर ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज टू दिस डेमोक्रेटिक बॉडीज, यानी कि प्रॉपर तरीके से पावर इनको दी जाए और एडुकेट अमाउंट यानी प्रॉपर अमाउंट में इनको रिसोर्सेज दिए जाएं। रिसोर्सेज जैसे कि फंड्स इनको दिए जाएं या कुछ मशीन्स जो भी काम इनको करना है उस हिसाब से दी जाएं, ताकि ये अपना काम अच्छे से कर सकें। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कमेटी जो कि है अशोक मेहता कमेटी। ये कब अपॉइंट हुई थी? दिसंबर 1977 में इसका अपॉइंटमेंट हुआ था। इसके चेयरमैन कौन रहे हैं? अशोक मेहता जी ही इसके चेयरमैन रहे हैं। इसका गोल क्या था? इस कमेटी का काम था रिवाइव एंड स्ट्रेंथन डिक्लाइनिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, यानी कि इस कमेटी को हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस खत्म होते जा रहे थे उनको मजबूत करना, पावर से और फंडिंग से और उनके वर्किंग तरीके से उनको अपडेट करना और हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाकर दोबारा से सेटअप करना, ये इस कमेटी का गोल था और इसी पे इसको रिपोर्ट सबमिट करनी थी। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस इस कमेटी के।
रिप्लेसमेंट ऑफ 3 टायर सिस्टम टू 2 टायर सिस्टम। इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि भाई जो 3 टायर सिस्टम बलवंत राय मेहता कमेटी एस्टेब्लिश करती है उसको 2 टायर सिस्टम से रिप्लेस कर दिया जाए, और 2 टायर सिस्टम जैसे कि जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और मंडल पंचायत विलेज लेवल पर। मंडल पंचायत अब यहाँ पर क्या है, ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है। कंपल्सरी पावर ऑफ टैक्सेशन, यानी कि इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उनको पावर दी जाए टैक्स लगाने की हर हालत में। नेक्स्ट है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट्स रिजर्व की जाए, और क्या क्राइटेरिया रखा, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, कि भाई पॉपुलेशन के बेसिस पे इनको सीट्स दी जाए इन इंस्टीट्यूशंस में। कौन से इंस्टीट्यूशंस में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। अब देखते हैं नेक्स्ट, अकॉर्डेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। इस कमेटी ने डिमांड किया कि जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए संविधान में, यानी संविधान में उनको एक प्रॉपर जगह दी जाए। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल एज द फर्स्ट लेवल ऑफ सुपरविजन आफ्टर द स्टेट लेवल। फर्स्ट लेवल ऑफ सुपरविजन आफ्टर द स्टेट लेवल, यानी जो हमारा स्टेट है उसके बाद जो मेन अथॉरिटी होगी वो उस डिस्ट्रिक्ट को बनाया जाए और वो डिसीजंस ले सके हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या हमारे डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए। ओके, जिला परिषद शुड बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि भाई जिला परिषद को एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाया जाए और वही रिस्पॉन्सिबल होगी प्लानिंग करने के लिए, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह या डेवलपमेंट प्लान्स जो डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करने हैं, लगाने हैं, तो वो किसके पास अथॉरिटी होगी, जिला परिषद के पास। जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी ने पंचायत समिति को एग्जीक्यूटिव बॉडी बना दिया था, इस कमेटी ने जिला परिषद को एग्जीक्यूटिव बॉडी बना दिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जीवीके राव कमेटी कब अपॉइंट हुई थी, 1985 में प्लानिंग कमीशन ने इसका अपॉइंटमेंट किया था। इसके चेयरमैन कौन रहे हैं, जीवीके राव जी ही इसके चेयरमैन रहे हैं। क्या गोल था इसका, इसका गोल था रिव्यू एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर रूरल डेवलपमेंट, यानी रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। इस कमेटी को चेक करना था हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स हैं जो पहले से सेटअप हैं, और हमारे रूरल डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स जो अपना काम कर रहे हैं उस दौरान, तो उनको चेक करना था, और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चेक करना था कि भाई वो अच्छे से काम कर रहे हैं या वो अच्छे से एस्टेब्लिश्ड है, उनको कोई इशू तो नहीं क्रिएट कर रहा है काम करने में। ये सब इस कमेटी को चेक करना था और अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी। अब देखते हैं इस कमेटी के कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस। जिला परिषद मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉडी को इस कमेटी ने सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी रिकमेंड किया, और इस कमेटी ने कहा कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो और जिला परिषद इसमें प्रिंसिपल बॉडी रहे। अब डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि प्रॉपर पावर शेयर हो, जिसमें जिला परिषद प्रिंसिपल बॉडी रहेगी और यही मैनेज करेगी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। यानी कोई भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो उन सब की हेड बॉडी जो होगी वो जिला परिषद होगी। यानी जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है उसी के अंडर अलग टीचर्स काम करते हैं, कोई लेक्चरर होता है, कोई जूनियर बच्चों का टीचर होता है, कोई सीनियर बच्चों का टीचर होता है, या कोई अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर जैसे होते हैं, तो वो सब किसके नीचे काम करते हैं, प्रिंसिपल के नीचे। इस तरीके से जिला परिषद प्रिंसिपल बॉडी रहेगी हमारे डिस्ट्रिक्ट में। उसके नीचे हमारा जैसे ब्लॉक पंचायत आ जाएगी, पंचायत समिति आ जाएगी विलेजेस में। ओके, इस तरीके से ये काम करेंगे और जो भी डिसीजंस होंगे वो जिला परिषद के होंगे। ओके, डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर लेवल्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम टू बी असाइंड विद स्पेसिफिक प्लानिंग। ये कमेटी कहती है कि भाई जो हमारे डिस्ट्रिक्ट और जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस नीचे यानी पंचायत नीचे हैं विलेजेस में, जैसे कोई हमारे प्लान्स है, इन्वेस्टमेंट प्लान्स या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान्स, तो उनको वो अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें और उनको चेक भी कर सकें रूरल एरियाज़ में। ठीक है, यानी बेसिकली उसका स्टेटिक्स भी ले सकें कि वो कैसा काम कर रहे हैं प्रोग्राम्स, ये इनको प्रॉपर तरीके से पावर दी जाए। नेक्स्ट पॉइंट, पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर टू बी क्रिएटेड। ठीक है, यानी एक पोस्ट क्रिएट की जाए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की। ओके, विल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला परिषद।
जो हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेगा जिला परिषद का। ओके, ये इस कमेटी ने रिकमेंड किया। यानी इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनके इलेक्शंस रेगुलर बेसिस पे हों, ना कि उनमें कोई गैप आए, जैसे कि भाई उनको डेफर कर दिया गया कुछ 6 महीने बाद या 5 महीने बाद, इस तरीके से कोई डेफरमेंट ना हो उनमें, उनको रेगुलर कंडक्ट किया जाए। ये इस कमेटी ने रिकमेंड किया। अब देखते हैं नेक्स्ट कमेटी, LM सिंघवी कमेटी। ये कब अपॉइंट हुई थी? 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इसको अपॉइंट किया था। इसके चेयरमैन कौन है? LM सिंघवी जी इसके चेयरमैन रहे हैं। इसका गोल क्या था? इस कमेटी का गोल क्या था? टू प्रिपेयर ए कंसेप्ट पेपर ऑन रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर डेमोक्रेसी डेवलपमेंट। कंसेप्ट पेपर यानी कि एक रिपोर्ट तैयार करनी थी इस कमेटी को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को दोबारा जिंदा करना ताकि वो डेमोक्रेटिक तरीके से डेवलपमेंट कर सके, यानी एक अच्छे प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है या कोई स्कीम्स लॉन्च करती है उनको इम्प्लीमेंट कर सके और प्रॉपर तरीके से हमारे विलेजेस का डेवलपमेंट कर सके, यानी अपना योगदान दे सके। ये इस कमेटी को रिपोर्ट तैयार करनी थी, जिसको हम कंसेप्ट पेपर भी कह सकते हैं। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस इस कमेटी के। पंचायती राज सिस्टम शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड। इस कमेटी ने कहा कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उनको कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया जाए, संविधान में एक प्रॉपर जगह मिले। रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इस कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि भाई जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उनके रेगुलर इलेक्शंस हो, यानी उनको डेफर ना किया जाए, जैसे कोरोना के टाइम में डेफर करा जा रहा है इस तरीके से डेफर ना किया जाए। और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, जैसे फ्री एंड फेयर की कोई करप्शन ना हो, उनमें अच्छे साफ सुथरे तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएं, कोई भी माल प्रैक्टिस फॉलो ना की जाए। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेजेस टू मेक ग्राम पंचायत मोर वायबल, यानी कि इस तरीके से विलेजेस का सेटअप किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को इम्पोर्टेंस देने लगे विलेजेस। विलेज पंचायत मस्ट हैव मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये कमेटी कहती है कि जो हमारे पंचायत हैं विलेजेस में उनको प्रॉपर अमाउंट का फंड दिया जाए ताकि वो डेवलपमेंट प्रोसेसेस में अपना योगदान अच्छे से दे सके। न्याय पंचायत एस्टेब्लिशमेंट इन क्लस्टर ऑफ विलेजेस, यानी कि न्याय पंचायत यानी कि कई विलेजेस का एक जुडिशियल ऑफिस बना दिया जाए, जो कि इलेक्शन डिस्प्यूट्स होंगे कुछ विलेजेस में आपस में, तो वो न्याय पंचायत उनको रिजोल्व कर दें, यानी ठीक कर दें। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स इन ईच स्टेट फॉर इलेक्शन डिस्प्यूट्स, यानी हर स्टेट में जुडिशियल ट्रिब्यूनल का सेटअप किया जाए। जुडिशियल ट्रिब्यूनल जैसे कि कोर्ट्स का, छोटे कोर्ट्स का सेटअप किया जाए या बोर्ड्स का सेटअप किया जाए ताकि वो इलेक्शन डिस्प्यूट्स को रिजोल्व कर सके, उनको सोल्व कर सके। अब देखते हैं नेक्स्ट कमेटी, PK थंगन कमेटी। ये कब अपॉइंट की गई थी? 1988 में। इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि ये पार्लियामेंट की कंसल्टेटिव कमेटी की सब कमेटी थी, यानी एक कमेटी के अंदर कमेटी थी, ठीक है। जो मेन कमेटी थी वो कंसल्टेटिव कमेटी थी। इसके चेयरमैन कौन रहे हैं? इसके चेयरमैन PK थंगन जी ही रहे हैं। इस कमेटी का गोल क्या था? टू एग्जामिन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जो हमारा पॉलिटिकल सेटअप और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स हैं उनको चेक करना था इस कमेटी को, ताकि वो योगदान दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग में या नहीं, या कोई बाधा तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं डेवलपमेंट कार्यों में। ओके, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस इस कमेटी के। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड। इस कमेटी ने भी रिकमेंड किया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिले, संविधान में एक जगह मिले। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस किस कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस डिमांड किया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए। इस कमेटी ने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट रिकमेंड किया, 3 टायर सिस्टम। ऐसा 3 टायर सिस्टम कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने। नेक्स्ट इस कमेटी ने रिकमेंड किया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का फिक्स टेन्योर किया जाए, यानी जो उनका टर्म ऑफ ऑफिस है उसको सेट किया जाए 4 या 5 साल। इन्होंने ईयर नहीं बताया, लेकिन ये रिकमेंड किया कि भाई टर्म को फिक्स किया जाए, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एट ऑल 3 लेवल्स फॉर SCs, STs एंड वुमेन। क्राइटेरिया क्या रहा? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, यानी इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि भी रिजर्वेशन दिया जाए सीट्स का शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को और वुमेन को। लेकिन क्राइटेरिया क्या रहेगा रिजर्वेशन का? उस एरिया में उस कैटेगरी से रेलेवेंट कितनी पॉपुलेशन है, ये क्राइटेरिया रहेगा रिजर्वेशन का। ओके, मैक्सिमम पीरियड ऑफ सुपर सेशन शुड बी 6 मंथ्स। अब सुपर सेशन यहाँ पर क्या है? सुपर सेशन जैसे कि मान लो आपने पंचायत अपॉइंट कर रखी है इलेक्ट करके,
तो अगर आपको लगता है कि वो पंचायत अच्छे से काम नहीं कर रही है तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। उसके रिमूवल के बाद जो सुपर सेशन यानी जो टाइम बचा होगा उसको सुपर सेशन कहा जाता है। मान लो आपने उसको रिमूव कर दिया 2 साल काम करने के बाद, तो 3 साल का सेशन बचा उसके पास, तो 3 साल उसके लिए तो नई पंचायत तो अपॉइंट नहीं कर सकते। तो ये टाइम पीरियड जो बचा है उसको सुपर सेशन कहा जाएगा और उस टाइम पीरियड के विदिन 6 महीने में नए इलेक्शंस डिक्लेयर करने होंगे, यानी फ्रेश इलेक्शंस डिक्लेयर करने होंगे ताकि नई पंचायत बनाई जा सके। ओके, लेकिन तब तक जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होते हैं तब तक वही पंचायत जो आपने रिमूव कर दी है वही काम करती रहेगी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन इन ईच स्टेट। इस कमेटी ने एक बहुत अच्छा रिकमेंडेशन दिया कि भाई हर स्टेट में स्टेट फाइनेंस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट हो ताकि वो स्टेट के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज कर सके। ओके, डिटेल्ड लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस प्रिपेयर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन आईसी। एक प्रॉपर लिस्ट बनाई जाए सब्जेक्ट्स की जिन पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस काम करेंगे और उसको संविधान में आईसी यानी कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें ऐड कर दिया जाए। ओके, ये इस कमेटी ने रिकमेंड किया। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेटी वी.एन. गडगिल कमेटी कब अपॉइंट हुई थी? 1988 में ये अपॉइंट की गई थी। इसके चेयरमैन कौन रहे हैं? वी.एन. गडगिल जी ही इसके चेयरमैन रहे हैं। इसका गोल क्या था? इसका गोल था टू गिव सजेशंस फॉर हाउ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कुड वर्क बेटर, यानी किस तरीके से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो हमारे पहले से काम कर रहे हैं उनको और बेस्ट तरीके से यूटिलाइज किया जा सके, उनसे और अच्छी तरीके से काम कैसे लिया जाए, ये इस कमेटी को सबमिट करना था अपनी रिपोर्ट में। ओके, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस इस कमेटी के। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो आप टोटल काउंट करके ये बताइए किस किस कमेटी ने और कितनी कमेटीज़ हो गई टोटल जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस डिमांड किया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका आंसर। तो इसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस डिमांड किया और इसने डिमांड किया 3 टायर सिस्टम फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। इस क्वेश्चन को भी आप चेक कर सकते हैं कि कितनी कमेटीज़ ने 3 टायर सिस्टम रिकमेंड किया। इससे आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी और इन पॉइंट्स की प्रिपरेशन भी हो जाएगी आपकी। वी.एन. गडगिल कमेटी ही अकेली ऐसी कमेटी है जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की टर्म को 5 साल फिक्स करने को कहा। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC, ST एंड वुमेन। इस कमेटी ने रिजर्वेशन डिमांड किया। ये आप और कमेटीज़ का भी चेक कर सकते हैं कि किस किस कमेटी ने रिजर्वेशन डिमांड किया। तो इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि रिजर्वेशन हो शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए और वुमेन के लिए, लेकिन इसने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि किस क्राइटेरिया पे रिजर्वेशन होगा, जैसे और कमेटीज़ ने पॉपुलेशन एज बेसिस लिया था। ओके, तो आप मुझे उन कमेटीज़ के नाम बता सकते हैं कमेंट में कि किस कमेटी ने पॉपुलेशन एज बेसिस लिया था रिजर्वेशन के लिए। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस शुड बी स्पेसिफाइड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन आईसी, यानी एक लिस्ट बनाई जाए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जिस पे काम करेंगे स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स की और उसको हमारे संविधान में ऐड कर दिया जाए। जैसे हमारा लिस्ट होती है यूनियन लिस्ट जिसमें सब्जेक्ट्स डिवाइडेड है कि भाई इस पे सेंटर काम करेगा सिर्फ या इन सब्जेक्ट्स पे सेंटर रूल बनाएगा। जैसे स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स होते हैं कि ये सारे सब्जेक्ट्स पे स्टेट रूल बनाएगा। इस तरीके से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए भी सब्जेक्ट्स डिसाइड हो जिन पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ही काम करेंगे। ओके, पावर टू लेवी, कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस एंड ड्यूटीज। इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि भाई जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पावर दी जाए टैक्स लगाने की, कलेक्ट करने की, ताकि उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज पूरे रहें और वो डेवलपमेंट प्रोसेस में अपना योगदान अच्छे से दे पाएँ। मेंबर ऑफ पंचायत एट ऑल 3 लेवल्स शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड। इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो हमारे पंचायत के मेंबर हैं वो तीनों लेवल पे डायरेक्टली अपॉइंट किए जाएं। ठीक है, यानी वोटिंग के द्वारा इलेक्शन हो और वोटिंग के द्वारा वो मेंबर्स इलेक्ट किए जाएं। एक इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन जो पिछली कमेटी ने भी दिया था, वी.एन. गडगिल कमेटी ने भी सजेस्ट किया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन फॉर एलोकेशन ऑफ फंड्स टू पंचायत्स। इस कमेटी ने थोड़ा सा एडिशन कर दिया इस पॉइंट में कि भाई स्टेट फाइनेंस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट हो। किस लिए? ताकि वो फंड्स को चेक कर सके कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कब अपॉइंट करने हैं और प्रॉपर अमाउंट ऑफ फंड्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एलोकेट करे यानी दे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट भी कह सकते हैं हम इसको, इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया जाए ताकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शंस को प्रॉपरली कंडक्ट किया जा सके
और हमारे स्टेट में जो इलेक्शंस हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से कंडक्ट किया जा सके। तो होप आपको कंटेंट अच्छा लगेगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन लिंक्स पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें। नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं हूं जतिन। आज का हमारा वीडियो होगा 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बारे में। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सी सरकार लेके आई थी? नरसिम्हा राव गवर्नमेंट 1992 में। और ये कौन सी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस गवर्नमेंट थी। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था किसके रिगार्डिंग था? ये था हमारे पंचायत के रिगार्डिंग, यानी पंचायत को संवैधानिक स्टेटस देने के लिए 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लाया गया था। आज हम देखेंगे 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के कुछ फीचर्स और उसने हमारे संविधान में क्या चेंजेस किए। तो पहले देखते हैं कुछ चेंजेस जो इसने किए। पहला चेंज है 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने जो किया कि इसने पार्ट 9 हमारे संविधान में ऐड कर दिया, जिसका नाम रखा गया द पंचायत। और ये कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक होता है? आर्टिकल 243 से 243 ओ तक। अब इसने दूसरा चेंज क्या किया? इसने दूसरा चेंज किया कि इसने एक 11th शेड्यूल बना दिया हमारे संविधान में, जिसमें पंचायत के सब्जेक्ट्स को रखा गया है, जो कि 29 फंक्शनल आइटम्स हैं जिसपे पंचायत काम करती हैं। ये उनकी लिस्ट है। तो बच्चों, और इसने तीसरा चेंज क्या किया? इसने तीसरा चेंज किया आर्टिकल 40 की लैंग्वेज चेंज कर दी, जो कि डीपीएसपीज में है हमारा आर्टिकल 40। तो बच्चों, ये 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 कब से लागू हुआ हमारे देश में? 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हुआ। अब इसने कुछ फीचर्स दिए थे हमारे को यूज करने के लिए, जैसे कि अब उनके बारे में बात करते हैं। पहला हुआ ग्राम सभा, जो इस एक्ट के द्वारा हमें मिलता है। अब ग्राम सभा बच्चों क्या होती है? ग्राम सभा होती है ग्रुप ऑफ मेंबर्स, यानी जो वोटर्स होते हैं हमारे विलेजेस में जहां पंचायत बनती हैं, तो उसमें जो वोट कर सकते हैं 18 प्लस जिनकी एज होती है, वही इलेक्टेड वोटर्स ग्राम सभा का हिस्सा बन सकते हैं। अब जो भी पंचायत को यानी सरपंच को कोई डिसीजन लेना होगा तो वो ग्राम सभा के मेंबर से यानी विलेज के लोगों से पूछ के करेंगे। कोई भी स्कीम इंप्लीमेंट करनी होगी या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी होगी या कुछ भी इस तरीके का डेवलपमेंट कार्य करना होगा। ओके। दूसरा क्या है कि इसने 3 टायर सिस्टम दिया कि पंचायत विलेज लेवल पर और ब्लॉक समिति ब्लॉक लेवल पर, और तीसरा जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ओके। तो ये इस एक्ट ने हमें दिया। अब इसमें तीसरा ऑप्शन हमें क्या दिया? तीसरा ऑप्शन इसने दिया हमें चेयरपर्सन्स का इलेक्शन कैसे होता है ये बताया। अब चेयरपर्सन्स का इलेक्शन आप कैसे करते हैं या कैसे पंचायत में होता है? तो चेयरपर्सन्स का इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, जो कि ब्लॉक और जिला परिषद लेवल पे होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। तो फिर पंचायत के चेयरमैन कैसे अपॉइंट होते हैं, यानी सरपंच कैसे अपॉइंट होता है पंचायत का? तो वो स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर होता है, यानी स्टेट किसी भी तरीके से उसको अपॉइंट करा सकती है। लेकिन बच्चों
सरपंच को नॉर्मली डायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट किया जाता है, यानी लोगों के द्वारा वोटिंग के द्वारा ही उसको इलेक्ट किया जाता है। लेकिन जो ब्लॉक समिति का और जिला परिषद का यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होती है, उनके चेयरपर्सन कैसे होते हैं, जो आप बंदे अपॉइंट करते हो पंचायत में, वो बंदे आगे नॉमिनेट करते हैं अपने एक टीम बना के यानी एक कमेटी बना के, और वो फिर चेयरपर्सन अपॉइंट करते हैं ब्लॉक समिति का और जिला परिषद का। अब बात करते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। अब रिजर्वेशन बच्चों किस तरीके से होता है? रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लिए भी होता है, शेड्यूल ट्राइब के लिए भी होता है, और ओबीसी और वुमेन्स के लिए भी होता है। लेकिन वुमेन्स के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व की जाती हैं। अब उस 1/3 में जो हमारी SC ST की भी वुमेन्स आती है, उनको भी ले लिया जाता है, यानी शामिल कर लिया जाता है। अब उनकी सीट्स भी 1/3 में पहले से ही कैटेगराइज हो जाती है कि ये वुमेन्स के लिए है, जो जनरल से हैं या ओबीसी से हैं या ST से हैं या शेड्यूल कास्ट से हैं। ओके बच्चों, किस तरीके से फिर उनके किस बेसिस पे रिजर्व की जाती है और सीट? जितनी पॉपुलेशन उनकी उस एरिया में यानी उस पंचायत एरिया में है, उस तरीके से उनकी रिजर्वेशन की जाती है सीटों की उस एरिया में। ओके बच्चों, अब ये तो हो गया रिजर्वेशन के बारे में। कितने साल तक पंचायत के मेंबर जो है वो बने रहते हैं, कब उनका इलेक्शन होता है? तो बच्चों पंचायत का टर्म 5 साल है, 5 साल। 5 साल के बाद नए इलेक्शंस होंगे, नए मेंबर्स अपॉइंट होंगे और फिर नए चेयरपर्सन्स तीनों के अपॉइंट किए जाएंगे। ओके, अब देखते हैं बच्चों 5वां पॉइंट, डिस्क्वालिफिकेशन, कि पंचायत में जो मेंबर्स इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं उनको डिस्क्वालीफाई कैसे किया जा सकता है। तो इसमें बच्चों 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, जिस भी स्टेट में, कंसर्न स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं पंचायत से रिलेटेड, तो उसमें जो मेंबर्स कंटेस्ट कर रहे हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। किस बेसिस पे? कि भाई इस इलेक्शन के दौरान कोई भी लॉ इस स्टेट में लगाया गया है इतने टाइम पीरियड के लिए, अगर उसको आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दूसरा, कोई भी स्टेट का लॉ ऐसा हो जो डिस्क्वालीफाई कर दे, कोई कंडीशन नहीं स्पेसिफाई की जाए, जैसे वो कोई करप्शन कर रहा है इस तरीके से, तो वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन स्टेट के पास होती है। पहली कंडीशन में इलेक्शन कमीशन बताता है कि कोई भी ये स्पेसिफिक लॉ इंप्लीमेंटेड है इलेक्शंस के दौरान। ओके बच्चों, तीसरी कंडीशंस भी हो सकती है जो एक्सेप्शनल बोलते हैं, कि कोई किसी भी बंदे को डिस्क्वालीफाई इस बेसिस पे नहीं किया जाएगा कि उसकी एज 25 साल से कम है। ओके बच्चों, अगर वो 21 साल प्लस है तो वो एलिजिबल है कंटेस्ट करने के लिए। ओके बच्चों, दोनों पॉइंट्स और इसके आने वाले आगे कुछ पॉइंट्स जो इस एक्ट के द्वारा हमें मिलते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में बच्चों। तब तक के लिए बाय। नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सैलेंट फीचर्स। कुछ 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जो रह गए थे वो हम इसमें कवर करेंगे। इससे पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन से आप उस वीडियो पर जा सकते हैं, या चैनल पर जाकर पंचायती राज सीरीज के नाम से सीरीज सर्च करके आप वीडियोस देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियोस। उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है या पहला फीचर जो हम कह सकते हैं वो है स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या होता है बच्चों? स्टेट इलेक्शन कमीशन वो होता है जो सारे इलेक्टोरल रोल्स का प्रिपरेशन चेक करता है, यानी इलेक्शंस को कैसे कंडक्ट करवाना है या उनके लिए क्या प्रिपरेशन करनी है, ये सब कौन देखता है? इस सब को इलेक्शन कमीशन देखता है।
जो स्टेट के अंडर एस्टेब्लिश होता है और इसमें जो ऑफिसर होता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है। तो बच्चों स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। कंडीशन ऑफ सर्विस और टर्म ऑफ ऑफिस को डिसाइड करता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का, यानी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसमें ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है उसका कंडीशन ऑफ सर्विस और टर्म ऑफ ऑफिस कौन डिसाइड करता है? गवर्नर। तो हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर, तो उनका रिमूवल कैसे किया जा सकता है? उनका रिमूवल किया जा सकता है एज ऑन द सेम ग्राउंड्स, जैसे कि हमारे स्टेट के हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, उसी ग्राउंड्स पे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल किया जा सकता है। ओके बच्चों, तो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो ये साइलेंट फीचर के अंडर हमें बताता है। कौन सा एक्ट? 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब हम बात करते हैं इसकी पावर्स की, यानी ये जो एक्ट है क्या क्या पावर और फंक्शंस पंचायती राज को देता है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ये एक्ट कुछ पावर्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि उनको अथोराइज करता है कि उनको इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस की पावर दी जाए, यानी उनके पास इतनी पावर हो कि वो अपना काम अपने आप कर सके और अपने प्लान्स जो उनको इम्प्लीमेंट करने हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो और सोशल जस्टिस के लिए वो इम्प्लीमेंट कर सके, या कोई स्कीम उनको इम्प्लीमेंट करनी है अपने एरिया में, अपने विलेज में, तो वो उसको इम्प्लीमेंट कर सके। यानी ये एक्ट पंचायत को इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल गवर्नेंस यानी सेल्फ गवर्नेंस एस्टेब्लिश करता है बाय पावर। ओके, यानी प्रॉपर पावर डिसेंट्रलाइजेशन हो, ये एक्ट रिकमेंड करता है पंचायत के लिए। ठीक है बच्चों, अब दूसरा तो हमारा पावर का हो गया। तीसरा जो आज का फीचर है वो क्या है? फाइनेंसिस। तो पंचायत को कोई भी स्कीम्स इम्प्लीमेंट करनी होंगी या कोई प्लान्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए करना होगा इम्प्लीमेंट, तो उसके लिए उनको फाइनेंसिस चाहिए होंगे। तो फाइनेंसिस कहाँ से आएंगे बच्चों? तो उनके लिए उनको प्रॉपर अथॉरिटी मिलेगी इसके द्वारा, स्टेट के द्वारा, ताकि वो कुछ ड्यूटीज, टोल्स और कुछ फीस जो कि अप्रोप्रिएट है यानी सही तरीके से लगा सके और सही तरीके से उनका कलेक्शन कर सके। तो ये पावर कौन देता है? ये एक्ट पंचायत को देता है। ओके, कुछ ग्रांट इन एड, जैसे कि मतलब आपातकालीन सिचुएशंस में कुछ फंड्स अगर पंचायत को चाहिए होते हैं तो वो कंसोलिडेटेड फंड से ग्रांट इन एड के अंडर ले सकता है। ये भी एक्ट परमिशन देता है फाइनेंशियल पावर के अंडर पंचायत को। ओके, तीसरा और क्या देता है कि जो स्टेट कई बार पंचायत के एरिया में टोल्स लगा देता है या कुछ फीस या टैक्सेस लगा देता है, तो वो भी जो हमारा स्टेट है वो शेयर करेगा उस प्रॉपर विलेज के पंचायत के साथ, ताकि उनकी डेवलपमेंट और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो सके। ओके, तो बच्चों फाइनेंसिस के अंदर 3 पॉइंट्स मैंने बताए आपको। पहला कि पंचायत कुछ टैक्सेस लगा सकता है, दूसरा स्टेट कोई टैक्सेस लगाता है पंचायत के एरिया में तो वो शेयर करेगा उन टैक्सेस को या ड्यूटीज को या फीस को पंचायत के साथ। ओके, और तीसरा जो होगा वो कि मजबूरी के दौरान यानी आपातकालीन सिचुएशन के दौरान, इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान पंचायत ग्रांट इन एड के अंडर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से कुछ फंड्स ले सकते हैं। ये पावर ये एक्ट पंचायत को देता है। ओके, तो अब बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की। तो फाइनेंस कमीशन क्या है? फाइनेंस कमीशन वो कमीशन है जिसको अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। हर 5 साल में गवर्नर को फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट करना होगा। फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? उनको कंडीशन रिव्यू करनी होती है पंचायत की कि भाई उनके पास प्रॉपर अमाउंट का फंड्स है कि नहीं डेवलपमेंटल कार्य करने के लिए। ओके, तो ये फाइनेंस कमीशन का काम होता है। अगर ऐसा नहीं है तो
फाइनेंस कमीशन कुछ रिकमेंडेशंस कर सकता है, ओके, और उन रिकमेंडेशन की लिस्ट स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखी जा सकती है, ओके। और उसमें हमारा जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है, यानी हमारे पार्लियामेंट का जो फाइनेंस कमीशन है पूरे देश का, तो वो भी कुछ सजेशन सजेस्ट करता है किसको, हमारे फाइनेंस कमीशन को, या कुछ रिकमेंडेशंस भी दे सकता है कि आपको ये फॉलो करना चाहिए अच्छे से काम करने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, ओके। तो अब बात करते हैं कि कुछ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स भी होता है कि हर साल कितना पैसा यूटिलाइज हुआ, किस किस चीज़ में उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, यानी उसको यूज़ किया गया पैसे को, तो उसकी एक ऑडिटिंग यानी पासबुक बनाई जाती है। जैसे आपके बैंक अकाउंट्स में पासबुक होती है कि आपका इतना पैसा क्रेडिट हुआ, इतना पैसा डेबिट हुआ, यानी कैग हमारे देश की ऑडिटिंग मशीनरी है, ओके, जो हमारे अकाउंट्स को चेक करती रहती है कि प्रॉपर अमाउंट में फंड्स यूज़ किए जा रहे हैं, ओके। ये एक्ट पंचायती राज को पावर देता है कि वो कोर्ट्स के इंटरफेरेंस को बैन कर सकते हैं कुछ केसेस में। अब वो केसेस देखते हैं बच्चों। पहला केस क्या है, वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू द डेलिमिटेशन of constituencies or the allotment of seats to such constituencies cannot be questioned in any court। यानी डेलिमिटेशन कमीशन कुछ बाउंड्रीज सेट करता है किसी भी स्टेट की या किसी एरिया की, और उसमें उसी के एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स को अलॉट किया जाता है कि कितनी सीट्स यहाँ बनाई जाएंगी, किसकी, एमपी की या एमएलए की, इस तरीके से, ओके, ताकि उन पे इलेक्शन कंटेस्ट किया जा सके। तो उसमें उस कार्य में कोर्ट्स की इंटरफेरेंस पंचायत बैन कर सकती हैं, यानी उसमें कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। किसी भी पंचायती इलेक्शंस पे कोर्ट में क्वेश्चंस नहीं उठाए जा सकते हैं जब तक कि स्टेट लेजिस्लेचर कुछ ऐसा कोर्ट में पिटीशन फाइल ना करे, तब तक कोई भी पंचायती इलेक्शंस पर कोई भी सवाल या जजमेंट कोर्ट नहीं सुना सकता है। ये था सेकंड केस बच्चों। तो अब बात करते हैं बच्चों कंपल्सरी प्रोविजंस और वॉलंटरी प्रोविजंस जो ये एक्ट हमें प्रोवाइड करता है, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो कंपल्सरी प्रोविजंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा इन ए विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस, ओके, यानी हर विलेज में एक ग्राम सभा का ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है। ये कहता है कंपल्सरी प्रोविजन के अंडर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि तीनों लेवल पर पंचायत एस्टेब्लिश की जाए, इंटरमीडिएट, विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल, तीनों लेवल पर पंचायत का एस्टेब्लिशमेंट किया जाए। थर्ड पॉइंट, हमारे पंचायत के तीनों लेवल पर डायरेक्ट इलेक्शन से मेंबर अपॉइंट किए जाएं, ओके। फोर्थ पॉइंट, इनडायरेक्ट इलेक्शन से अपॉइंट किए जाएं चेयरपर्सन्स, कौन कौन से लेवल पर, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ओके। और डायरेक्ट इलेक्शन से कौन चेयरपर्सन अपॉइंट होगा पंचायत में, विलेज लेवल पर सरपंच अपॉइंट होगा। अब फिफ्थ पॉइंट है कि पंचायत के इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए 21 इयर्स की एज होनी चाहिए, ओके। सिक्स्थ पॉइंट, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होना चाहिए फॉर मेंबर्स एज वेल एज चेयरपर्सन्स। किसके लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, तीनों पंचायत लेवल पर, यानी विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तीनों में SC ST के लिए, मेंबर्स के लिए और चेयरपर्सन की पोस्ट के लिए सीट्स रिजर्व होनी चाहिए। सेवंथ पॉइंट, रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स बोथ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन्स फॉर वुमेन इन द पंचायत। तो वुमेन्स के लिए भी रिजर्वेशन डिमांड करता है ये एक्ट, तीनों लेवल पर, मेंबर्स की सीट में भी और चेयरपर्सन की सीट में भी, ओके। एट्थ पॉइंट, ये पंचायत का टेन्योर फिक्स करता है 5 साल।
और फ्रेश इलेक्शंस इन केस कोई पंचायत को खारिज कर दिया जाता है बीच में, यानी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है किसी पंचायत को, तो मैक्सिमम 6 मंथ्स में, जो कि सुपर सेशन होगा 6 महीने का, उसी में फ्रेश इलेक्शंस हो जाने चाहिए, ये एक्ट कहता है। और ये 9th पॉइंट क्या कहता है ये एक्ट? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी हर पंचायत एरिया में, हर स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट जरूरी है, ताकि वो पंचायत के इलेक्शंस कंटेस्ट करवा सके अच्छे से। 10th पॉइंट, हर स्टेट में फाइनेंस कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट हो, ताकि वो हर 5 साल में पंचायत की कंडीशन को रिव्यू कर सके कि उनको प्रॉपर फंड्स मिल रहे हैं कि नहीं। अब ये लिस्ट है कुछ वॉलंटरी प्रोविजंस की जो ये एक्ट देता है, आप यहाँ से देख सकते हैं बच्चों। तो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कुछ प्रोविजंस हमने देखे बच्चों, जो कि कंपल्सरी प्रोविजंस थे और वॉलंटरी प्रोविजंस थे। अब इसमें क्या ये एक्ट यूनियन टेरिटरीज में अप्लाई किया जा सकता है? तो ये अप्लाई किया जा सकता है, ये एक्ट कहता है, लेकिन कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशंस के द्वारा, जो कि प्रेसिडेंट या गवर्नर स्पेसिफाई करेंगे। तो बच्चों, जहाँ 1993 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं लग सकता, वहाँ कौन सा एक्ट लगेगा? पेशा एक्ट 1996, जो कि एक एक्सटेंशन एक्ट भी है। तो पेशा एक्ट 1996 को हम कहाँ लगाएंगे? जो हमारे शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं। तो कुछ स्टेट्स में हमारे शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, जैसे कि टोटल 10 स्टेट्स हैं, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 10 स्टेट्स हैं, इनमें हमारे कुछ शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं। ओके, तो वहाँ कौन कौन इस एक्ट को अप्लाई कर सकता है? तो इस एक्ट को हमारे गवर्नर उस स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं, या हमारे प्रेसिडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों, अब 10 स्टेट्स के नेम देखते हैं जिसमें शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं। ओके, तो पहली स्टेट है आंध्र प्रदेश, दूसरी है झारखंड, तीसरी तेलंगाना, चौथी गुजरात, पांचवी हिमाचल प्रदेश, छठी छत्तीसगढ़, सातवीं मध्य प्रदेश, आठवीं महाराष्ट्र, नौवीं ओडिशा, 10वीं राजस्थान। तो ये 10 स्टेट्स हैं जिसमें शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं। और ये जो हमारी 10 स्टेट्स हैं कौन से शेड्यूल के अंदर आती हैं? तो ये हमारी 5th शेड्यूल के अंदर आती हैं। ओके, जो हमारे 12 शेड्यूल्स हैं ना, उनमें 5th शेड्यूल्ड एरियाज़ में इन 10 स्टेट्स को रखा गया है। तो यहाँ पर जो पंचायत एक्ट है 1993 अमेंडमेंट एक्ट था, उसको मॉडिफाई करके लगा सकते हैं, या इन एरियाज़ के लिए एक स्पेशल एक्ट जो डिज़ाइन किया गया है वो है पेशा एक्ट 1996, जिसको अप्लाई किया जा सकता है। तो इस एक्ट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ पार्ट 9th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द पंचायत्स टू द शेड्यूल्ड एरियाज विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस। तो पहला ऑब्जेक्टिव इस एक्ट ने कहा कि जो पंचायत का एक्ट है उसको मॉडिफाई करके शेड्यूल्ड एरियाज में अप्लाई करना, इस पेशा एक्ट का पहला ऑब्जेक्टिव है। ओके, दूसरा ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का टू प्रोवाइड सेल्फ रूल फॉर द बल्क ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, यानी एक तरीके से इंडिपेंडेंट रूल जो कि ट्राइबल्स के लिए है उस शेड्यूल्ड स्टेट में, या उस शेड्यूल्ड स्टेट के उस एरिया में जहाँ ट्राइबल्स रहते हैं, तो वहाँ उनको इंडिपेंडेंट पावर दी जाए ताकि वो अपने तरीके से अपना ट्राइबल कल्चर फॉलो कर सकें, उसको प्रैक्टिस कर सकें। तो ये ऑब्जेक्टिव कहता है। अब देखते हैं तीसरा ऑब्जेक्टिव। तीसरा ऑब्जेक्टिव है बच्चे टू हैव विलेज गवर्नेंस विद पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड टू मेक द ग्राम सभाएं न्यूक्लियस ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, यानी लोगों को शामिल करना और एक कोई भी एक्टिविटीज़ होंगी उसमें उनकी राय लेना, और ग्राम सभा को एस्टेब्लिश करना, उससे परमिशन लेना। यानी जो ग्राम सभा किसकी बनी होती है बच्चों? ग्राम सभा होती है जो भी जिस भी एरिया में पंचायत है तो उसके सारे जो रजिस्टर्ड इलेक्टोरल वोटर्स होते हैं उनसे ग्राम सभा बनाया जाता है।
तो कुछ भी अगर स्कीम्स इम्प्लीमेंट करनी है या कोई डेवलपमेंट प्लान्स इम्प्लीमेंट करने हैं उस विलेज एरिया में, तो उनसे बातचीत करके वो प्लान्स इम्प्लीमेंट होंगे कि ये आपके डेवलपमेंट के लिए हैं। ठीक है, तो ये तीसरा ऑब्जेक्टिव कहता है। तो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है बच्चों इसका, टू इवॉल्व ए सूटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क कंसिस्टेंट विद ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। इनको इस तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करना है जो कि ट्रेडिशनल लिंक रखता हो, कि मतलब प्रॉपर डेमोक्रेसी की तरह ही उसको एस्टेब्लिश किया जाए। जैसे पूरे देश में पंचायत में एक्ट लगाए जाते हैं, उसी तरीके को फॉलो करके वहाँ ट्रेडिशनल रूल्स के तहत, यानी उस एरिया के जो लोग हैं उनके फ़ायदे के लिए रूल्स प्रॉपर तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाएँ उसमें। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है बच्चों, टू सेफगार्ड एंड टू प्रिजर्व द ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो बच्चों फिफ्थ ऑब्जेक्टिव कहता है कि उनको प्रिजर्व करना है, जो कि हमारे ट्राइबल्स एरियाज़ में ट्राइबल लोग रहते हैं, उनके कुछ राइट्स हैं, कुछ कस्टम प्रैक्टिसेस हैं यानी ट्रेडिशनल, जैसे कि कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं या नॉर्मल लिविंग प्रैक्टिसेस जो कि वो परफॉर्म करते हैं डे बाय डे। तो उनको हमें बचाना है, या उनके जो कस्टम्स हैं रिलीजन्स में कुछ स्पेशल फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं उस तरीके के, जो कि वो पूजा वगैरह के हो सकते हैं या कुछ और भी जो लोग प्रैक्टिस करते हैं नॉर्मली, तो उनको हमें प्रोटेक्ट करना है। ये ऑब्जेक्टिव कहता है पेशा एक्ट। अब सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव है बच्चों, टू एम्पावर पंचायत्स एट द अप्रोप्रिएट लेवल्स विद स्पेसिफिक पावर्स कंड्यूसिव टू ट्राइबल रिक्वायरमेंट्स। तो ये ऑब्जेक्टिव कहता है बच्चों कि आपको पंचायत को प्रमोट करना है, यानी एम्पावर करना है, और उनको इस तरीके से एस्टेब्लिश करना है शेड्यूल्ड एरियाज़ में, और उनको इस तरीके से पावर देनी है कि वो जो ट्राइबल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर पाए पंचायत। ओके, यानी उनके फ़ायदे के लिए ही काम कर पाए। जैसे और स्टेट्स में अप्लाई जो कि अनशेड्यूल्ड है उनमें अप्लाई किया जाता है पंचायत एक्ट, उस तरीके से काम ना करे, क्योंकि नॉर्मल स्टेट में और शेड्यूल्ड स्टेट में कुछ रिसोर्सेज का और कुछ एरिया का डिफरेंशिएशन होता है। तो उस तरीके से ही जो शेड्यूल्ड एरियाज़ है उनमें उस तरीके से ही पंचायत के रूल्स फॉलो किए जाएं और उसी तरीके से उनको पावर्स हों काम करने की। तो ये एक्ट कहता है सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव में। अब सेवन्थ ऑब्जेक्टिव है बच्चों इसका, टू प्रिवेंट पंचायत्स एट द हायर लेवल फ्रॉम अज्यूमिंग द पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ पंचायत्स एट द लोअर लेवल ऑफ द ग्राम सभा। तो सेवन्थ ऑब्जेक्टिव बच्चों कहता है कि पंचायत को प्रिवेंट भी करना है, यानी उन्हें रोकना भी है, कभी वो वहाँ हाईएस्ट अथॉरिटी बन के बैठ ना जाएं, यानी पावर को अपने हाथ में ना ले लें। पंचायत के जो भी मेंबर्स होते हैं कभी वही वहाँ लीडर ना बन जाए। तो ये भी प्रिवेंट करना है कि वहाँ ग्राम सभा की इम्पोर्टेंस बनी रहे, लोगों के राइट्स को वायलेट ना किया जाए पंचायत के लीडर्स के द्वारा। ओके बच्चों, तो अब देखते हैं हम इसके कुछ फीचर्स जो ये पेशा एक्ट हमें देता है। तो बच्चों अब हम देखेंगे कुछ फीचर्स पेशा एक्ट 1996 की, जो कि एक एक्सटेंशन एक्ट है। तो पहला देखते हैं, इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स ही देखेंगे बच्चों, बाकी आपको लिस्ट शो कर दी जाएगी वीडियो में, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो पहला है बच्चों, ए स्टेट लेजिस्लेशन ऑन द पंचायत्स इन द शेड्यूल्ड एरिया शैल बी इन कॉन्सोनेंस विद द कस्टमरी लॉ, सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज। यानी स्टेट के बीच में और पंचायत के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है कि जो भी उस एरिया में लोग रहते हैं उनका सोशल और जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस या कोई जो उनके लॉज हैं जो उन्होंने बना रखे हैं अपने काम करने के लिए, उनका वॉलेशन ना किया जाए, उनको हटाया ना जाए। तो वो उस तरीके से अपनी लिविंग जीते रहें, उसी तरीके की प्रैक्टिसेस करते रहें, और वो रूल्स जो उन्होंने बना रखे हैं कभी से सदियों से, तो वो उनको फॉलो करते रहें, उनको तोड़ा ना जाए। ये पहले से ही स्टेट के बीच में और जहाँ वो पंचायत एस्टेब्लिश हो रही है जिस भी शेड्यूल एरिया में, उनके बीच एग्रीमेंट हो जाता है। तो ये एक्ट कहता है। दूसरा जो फीचर है बच्चों, ए विलेज शैल ऑर्डिनरीली कंसिस्ट ऑफ ए हैबिटेशन और ए ग्रुप ऑफ हैबिटेशंस और ए हैमलेट और ए ग्रुप ऑफ हैमलेट्स कंप्राइजिंग ए कम्युनिटी एंड मैनेजिंग इट्स अफेयर्स इन अकॉर्डेंस विद ट्रेडिशन कस्टम्स। यानी
वो अपने तरीके से सेटलमेंट यानी घर बना सकते हैं, किसी भी तरीके का, बड़ा छोटा, एक हैमलेट, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, इस तरीके से, या कोई विलेज में कुटिया वगैरह। तो वो उनकी मर्ज़ी है, उसमें कोई भी चेंज ना किया जाए, वो राइट्स उन्हीं के पास रखा जाए। तीसरा फीचर है बच्चों, एवरी विलेज शैल हैव ए ग्राम सभा कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स हुज नेम्स आर इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल्स फॉर द पंचायत एट द विलेज लेवल। यानी ये तीसरा फीचर कहता है कि हर विलेज में एक ग्राम सभा का ऑर्गेनाइजेशन हो, जो कि किन से बनी होगी, जो रजिस्टर्ड वोटर्स उस एरिया के हैं, यानी जो 18+ हैं वोटर्स, उन सब से मिलके ग्राम सभा को बनाया जाएगा, जो कि हर शेड्यूल्ड एरिया में होगी, और ये अनशेड्यूल्ड एरियाज में भी होती है बच्चों। ओके, अब फोर्थ फीचर है बच्चों इसका, एवरी ग्राम सभा शैल बी कॉम्पिटेंट टू सेफगार्ड एंड प्रिजर्व द ट्रेडिशन एंड कस्टम्स ऑफ द पीपल, देयर कल्चरल आइडेंटिटी, कम्युनिटी रिसोर्सेज एंड द कस्टमरी मोड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो ग्राम सभा को मतलब उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, वो कहाँ रहते हैं उनकी कम्युनिटी को प्रॉपर प्रोटेक्ट करना होगा, वो रूल्स क्या फॉलो करते हैं अपने सामान्य जीवन में, तो उनको भी उनको प्रोटेक्ट करना होगा। अब ये सब प्रोटेक्ट कौन करेगा? ग्राम सभा प्रोटेक्ट करेगा। ये सारे काम ग्राम सभा के होंगे। अब देखते हैं इसका बच्चों फिफ्थ फीचर। तो उसमें 2 ऑप्शंस होते हैं ग्राम सभा के पास। तो फर्स्ट ऑप्शन है अप्रूव्स ऑफ द प्लान्स, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिफोर दे आर टेकन अप फॉर इम्प्लीमेंटेशन बाय पंचायत एट द विलेज लेवल। यानी कोई भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स या कोई प्रोजेक्ट्स या कोई स्कीम्स इम्प्लीमेंट करने हैं उस शेड्यूल्ड एरिया में, तो ग्राम सभा से परमिशन लेनी होगी पंचायत को पहले उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, ये था फर्स्ट, जो ग्राम सभा का राइट है, यानी ग्राम सभा के पास पावर है। अब दूसरा इसमें ऑप्शन क्या है बच्चों? ग्राम सभा को आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कुछ स्कीम्स जो कि पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं जैसे कि, या कोई और प्रोग्राम्स जो वहाँ इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, तो उनको भी पहले ग्राम सभा से परमिशन लेनी होगी उस एरिया में काम करने से पहले। अब देखते हैं तो सिक्स्थ फीचर कहता है कि जो भी पंचायत को फंड मिलते हैं इन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिनके बारे में हमने इससे पहले वाले पॉइंट में बात की, तो उस फंड को यूज़ करने के लिए पंचायत को पहले यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ग्राम सभा से लेना होगा, तब वो उन फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सेवन्थ फीचर बच्चों, द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द शेड्यूल्ड एरियाज इन एवरी पंचायत शैल बी in proportion to the population of communities for whom reservation is sought to be given under part 9th of the constitution. However, the reservation for the scheduled tribes shall not be less than 1/2 of the total number of seats. Further, all seats of chairpersons of panchayats at the level shall be reserved for scheduled tribes. जितनी भी सीट्स होंगी उसका 1/2 शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन यानी रिज़र्व किया जाएगा। अब मान लो उस शेड्यूल्ड एरिया में 5 सीट्स हैं, तो उसका 1/2 किसके लिए रिज़र्व किया जाएगा? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, उससे कम रिज़र्व नहीं किया जाएगा। ओके बच्चों, अब बात करते हैं इसके 8th पॉइंट की। द स्टेट गवर्नमेंट में नॉमिनेट सच शेड्यूल्ड ट्राइब्स विच हैव नो रिप्रेजेंटेशन इन द पंचायत्स at the intermediate level or the panchayat at the district level, but such nomination shall not exceed 1/10 of the total members to be selected in that panchayat. तो ये फीचर कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ बंदों को नॉमिनेट करें या शेड्यूल्ड ट्राइब्स को नॉमिनेट करें, कुछ ट्राइब्स जो रह रही हैं उस एरिया में जिनका रिप्रेजेंटेशन पंचायत में ना हो। यानी कहाँ किसके पास पावर है? स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उस बंदों को या उस ट्राइब को रिप्रेजेंटेशन दे सकता है पंचायत में जिनको राइट नहीं मिला हुआ या उनको पद नहीं मिला हुआ पंचायत में। ठीक है, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है या नॉमिनेशन है 1/10 से लेस नहीं होना चाहिए, और ये 1/10 से एक्सीड भी नहीं करना चाहिए। ये कौन कहता है? ये फीचर किसका?
1996 एक्सटेंशन एक्ट, जो कि पंचायत के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओके, अब इसका 9वां फीचर है बच्चों, ग्राम सभा और द पंचायत एट द अप्रोप्रिएट लेवल शैल बी कंसल्टेड बिफोर मेकिंग द एक्विजिशन ऑफ लैंड इन द शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो यानी कि ये फीचर कहता है कि ग्राम सभा के एरिया में, जो भी शेड्यूल्ड एरिया है उसमें जो ग्राम सभा है उसके एरिया में अगर कोई भी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना है या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है या कोई और डेवलपमेंट प्लान्स, तो आप उस एरिया के जो लोग हैं उनको रिमूव नहीं कर सकते विदाउट ग्राम सभा की परमिशन के। या जो प्रोजेक्ट्स आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट करना चाहती हो या कोई और प्राइवेट बिल्डर, तो वो कर नहीं सकते हैं बिना ग्राम सभा के सर्टिफिकेट के बिना। यानी पहले कोई भी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना होगा या कोई स्कीम इस तरीके की या बिल्डिंग्स बनानी होंगी, तो उससे पहले उनको ग्राम सभा से परमिशन लेनी होगी। उसके बिना किसी भी आदमी को वहाँ से उस एरिया से रिमूव नहीं किया जा सकता। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स थे जो मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ बच्चों। तो अब कुछ और पॉइंट्स बच्चों मैं आपको शो कर रहा हूँ स्क्रीन पर, आप इनको पढ़ सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो मैंने पहले डिस्कस करे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे इस एक्ट के। तो बच्चों बात करते हैं कि पंचायत को फाइनेंसेस कहाँ से मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि उनको जो ग्रांट्स हैं यूनियन गवर्नमेंट से मिलती हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280। दूसरा, उनको ग्रांट्स मिलती हैं स्टेट गवर्नमेंट से ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 243I यानी 243I। तीसरा, लोन्स और ग्रांट्स कुछ स्टेट से मिल जाती हैं उनको। फोर्थ ऑप्शन बच्चों, जिसमें कुछ प्रोग्राम स्पेसिफिक फंड्स ही एलोकेट किए जाते हैं और कुछ सेंट्रल असिस्टेंस दी जाती है पंचायत को, किसके द्वारा? सेंटर के द्वारा। फिफ्थ ऑप्शन बच्चों, जिसमें इंटरनल रिसोर्सेज से, टैक्स और नॉन टैक्स से पंचायत कुछ अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं। तो बच्चों ये थे कुछ 5 पॉइंट्स जिनसे पंचायत अपना रेवेन्यू जनरेट करती हैं। ओके, अब बात करते हैं पंचायती राज के क्रिटिसिज्म की, कि कहाँ लैक रह गई पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के डेवलपमेंट में। तो पहला पॉइंट तो कि उनको प्रॉपर अमाउंट में फंड्स एलोकेट नहीं किए जाते हैं। दूसरा, उनकी ओवरवेलमिंग डिपेंडेंसी फंड्स के लिए स्टेट या सेंटर पर। तीसरा, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, कई जगह बच्चों पंचायत का ऑफिस ही नहीं बना होता विलेजेस में, या ऑफिस होता है तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप नहीं किया जाता प्रॉपर तरीके से। फोर्थ बच्चों, अगर फंड्स उनको मिलते हैं तो वो इस तरीके से मिलते हैं कि वो समय पे उनके पास नहीं पहुँच पाते, जिससे उनका डेवलपमेंट कार्य अच्छे से नहीं हो पाता। तो ये थे कुछ क्रिटिसिज्म बच्चों पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की। होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई और सीरीज़ देखनी है तो आप चैनल के पेज पर जाकर प्लेलिस्ट ऑप्शंस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारी सीरीज़ आपको मिलेंगी अलग अलग प्लेलिस्ट के नाम से, तो आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय बाय।